हाय एवरीवन। अभी हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन में डिस्कशन करने जा रहे हैं बच्चों अपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पार्ट 2 टॉपिक का। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को अप्रॉक्सीमेट 15 क्वेश्चंस करा दिए थे, ये आप सब लोगों को पता है। तो अब हम लोग इस पार्ट सेकेंड में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम लोग समअप करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं, राइट। तो चलिए अपनी इस एनसीईआरटी सॉल्यूशन या एनसीईआरटी एक्सरसाइज का जो सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हैं अपने इस पार्ट सेकेंड में। चलिए सभी लोग रेडी हो जाओ जानने के लिए, पूरा का पूरा सब याद करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आपको क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया बच्चों क्या, among the second period elements the actual ionization enthalpies are lithium, beryllium, boron, beryllium, carbon, oxygen, nitrogen, fluorine and neon। ये है explain why। और वहां पर कहा गया बेरिलियम हैज हायर आयनाइजेशन एनर्जी या हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बोरॉन। बच्चों एक मिनट के लिए जरा देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर की बात करते हैं तो करेक्ट ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, सबसे कम अगर देखा जाए तो लिथियम की, लिथियम के बाद बोरॉन की, बोरॉन से ज़्यादा बेरिलियम की, फिर वहीं पर कार्बन की, कार्बन के बाद किसकी, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन से ज़्यादा नाइट्रोजन की, एंड नाइट्रोजन से ज़्यादा फ्लोरीन, और फ्लोरीन से ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती है किसकी, नियॉन की। क्लियर है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये ऑर्डर दिया गया है तो ये ऑर्डर से पूछा गया है कि एक्चुअल आपको बताना है एक्चुअली आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर, तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर हो गया। यहाँ पर जरा मुलाजा फरमाइएगा, अच्छे से देखिएगा कि ये जो ऑर्डर दिया है, आपको पता है जब भी हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बच्चों पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो राइज करती है, बढ़ती है, इंक्रीज करती है। और अगर यहीं पर देखें तो एल्कली मेटल से जब नोबल गैसेस की तरफ जाते हैं, बिकॉज किसी भी पीरियड का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो एल्कली मेटल्स होता है। और बच्चों वहीं पर अगर हम बात करते हैं जो लास्ट मेंबर होता है वो कौन सा होता है, वो लास्ट मेंबर हमारा होता है नोबल गैसेस। पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर देखते हैं तो नोबल गैसेस का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, एंड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है, हाई होती है, बिकॉज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के लिए क्या करना पड़ता है, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है वहाँ पर, जिससे आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो क्या होती है, राइज कर जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे सामने जो दिया गया है ये क्या हो गया, ये आपके पास में करेक्ट ऑर्डर हो गया। ओके बच्चे, फिर कहा गया है बेरिलियम, बेरिलियम हैज हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बोरॉन। लेट मी डिस्कस। बेरिलियम हैव कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन में बोल दो बच्चों 2s2 होता है, एंड बोरॉन हैव कॉन्फ़िगरेशन 2p1, राइट, 2p1। अब यहाँ पर इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो बेरिलियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों कितना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2s2 है। ओके, कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, 2s2 हो गया, राइट। और अगर हम यहीं पर बोरॉन की बात करते हैं तो बोरॉन में कितना कॉन्फ़िगरेशन है, 2p1 है लास्ट में। एक बात बताइए, बोरॉन और बेरिलियम में जब आप यहाँ पर देख रहे हैं तो बोरॉन और बेरिलियम में बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन कैसा, फुली फिल्ड है, यानी जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, बताइए बेटा, फुल फिल्ड हो गया, राइट। अब फुल फिल्ड हुआ तो फुल फिल्ड स्टेबिलिटी किसके पास है, बेरिलियम के पास है। जब फुल फील्ड स्टेबिलिटी है तो हम कहेंगे वहीं पर इलेक्ट्रॉन का रिमूवल जो होगा वो कैसा हो जाएगा बच्चों, बोलो, डिफिकल्ट हो जाएगा, यानी एनर्जी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो फुली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो क्या होती है, हायर होती है, ज़्यादा होती है। ओके बच्चों, वहीं पर बोला गया ऑक्सीजन हैज़ लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर
ऑक्सीजन का जब कॉन्फ़िगरेशन देखते हो तो ऑक्सीजन का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों? हीलियम 2s2 2s2 2p4। ओके बेटा, वहीं पर नाइट्रोजन का जब कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं हम लोग तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? हीलियम 2s2 एंड 2p3, राइट। और जब फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं वहीं पर? हीलियम 2s2 एंड 2p5। ओके बेटा, ये हमारे पास में सबके कॉन्फ़िगरेशन है, आपको सामने दिख रहे होंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो फ्लोरीन का तो ज़्यादा होगा, बिकॉज ये 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है। 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा। ओके बेटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तीसरा। लेकिन जब पहला इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे, या अब देखो यार, सिंपल सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है, राइट। इलेक्ट्रॉन गेन, जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन गेन करेगा तुरंत F- आ जाएगा। F- का कॉन्फ़िगरेशन किसके बराबर हो जाता है? नोबल गैस के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। किसके बराबर हो जाएगा? नोबल गैस के बराबर हो जाता है। ओके बेटा, वहीं पर अगर आप देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी इतनी जल्दी नहीं रखता है। तो लॉस करने की टेंडेंसी जब नहीं रखेगा तो हम क्या कहेंगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी हो गई? ज़्यादा हो गई। ओके बेटा, राइट। यहाँ पर अब नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में कंपैरिजन करें, यानी ऑक्सीजन में कंपैरिजन करोगे और नाइट्रोजन में कंपैरिजन करोगे तो नाइट्रोजन में आप देख रहे हो बच्चे, नाइट्रोजन में क्या हो रहा है? सिंपल सी बात है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, यानी कि P में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर P में अगर आप देख रहे हो तो कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा? बोलो, 3 इलेक्ट्रॉन है। इसको बोलते हैं हम लोग हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। सो नाइट्रोजन है व्हाट? नाइट्रोजन हैव हाफ हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी, हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, या लिख सकते हैं इसको हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ओके बेटा, तो यहाँ पर देखा जाए सबसे ज़्यादा किसका? फ्लोरीन का, फिर नाइट्रोजन का, और फिर किसका होगा? ऑक्सीजन का। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो ऑक्सीजन में कितना है? 2p4 है, यहाँ पर 2p3 है। ओके, तो ये तो शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, याद करना इस तरीके से। आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर हम लोग कि कैसे हम लोग यहाँ पर इसको एक डिटेल्ड स्टडी करते हैं, एक वेल अरेंज्ड लैंग्वेज में पढ़ते हैं। ओके बच्चों, चलिए ये देखिए आपके सामने लिखा गया है। क्या लिखा गया है? पढ़ेंगे सभी लोग। During the ionization process, the electron that can be expelled from beryllium, जब आयनाइजेशन प्रोसेस होता है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से हम लोग निकालते हैं? बेरिलियम से निकालते हैं। कहाँ से निकालते हैं? बेरिलियम से। और बेरिलियम के कहाँ से? 2s इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बाहर रिमूव करते हैं, ठीक है ना। बट द इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम बोरॉन इज 2p इलेक्ट्रॉन। अगर देखा जाए तो बोरॉन में इलेक्ट्रॉन कहाँ से हम लोग निकालते हैं? 2p इलेक्ट्रॉन से निकालते हैं। ओके बेटा, the attractive force between 2s electron and the nucleus is higher than, ध्यान से इस लैंग्वेज को पढ़ना, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2s पर अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है न्यूक्लियस का वो ज़्यादा होता है, 2s के इलेक्ट्रॉनों पर वो अट्रैक्शन ज़्यादा लगाता है इन कंपेरिजन टू, देखा जाए किसके? 2p के। और यही देखो लिखा गया है 2s electron and nucleus higher than between 2s electron and nuclear, ठीक है ना। यहाँ पर 2s की जगह अगर देखा जाए तो 2s की जगह ये यहाँ पर करेक्शन है थोड़ा 2p इलेक्ट्रॉन। ओके बेटा, 2p इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। Thus the energy required to expel 2s electron is higher than the, बोलो बेटा कैसा? यहाँ पर 2p इलेक्ट्रॉन्स, राइट, वही बोला गया है, सेम सेंटेंस को करेक्ट करके लिखा गया है। Thus ionization enthalpy of beryllium is higher than the boron। तो ये देखा ना आप लोगों ने किस तरीके से क्यों होता है ज़्यादा, ये क्लियर हो गया। एक तो मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन से समझा दिया कि फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से क्या होता है? बोलो, स्टेबिलिटी आ जाती है, जहाँ पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरा, अट्रैक्टिव फोर्स से समझ लिया आपने कि 2s इलेक्ट्रॉनों पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू 2p इलेक्ट्रॉन्स पर। दैट्स वाई बेरिलियम हैव हायर आयनाइजेशन एनर्जी देन बोरॉन। ठीक है बच्चों, चलिए अब आते हैं वहीं पर
सेकंड क्वेश्चन का देखिए क्या लैंग्वेज लिखा गया है, डिस्कस करेंगे हम लोग। In nitrogen there are 3 2p electrons and all these 3 occupy 3 distinct atomic orbitals। कैसे? तीनों के तीनों किस में होंगे? अलग अलग ऑर्बिटल्स में होंगे। अलग अलग कैसे? एक हो जाएगा px में, एक हो जाएगा py में, और एक हो जाएगा किसमें? pz में। ओके बेटा, हो जाएगा। while in oxygen, ऑक्सीजन में अगर देखा जाए तो आउट ऑफ 4 2p electrons occupy the same 2p orbitals, so the repulsion between the electrons in the oxygen atom increases। कैसे? अगर आप नाइट्रोजन का यहाँ पर देखेंगे बच्चों, आप कंपैरिजन करिएगा, तो जैसे आपने ये ऑर्बिटल्स बनाया, ठीक है ना, ये ऑर्बिटल्स आपने बना दिया, तो इस ऑर्बिटल में देख रहे हो कहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर ये 2p4 हुआ तो 2p4 मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन एंड ये 4 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2p3 है, 2p3 का बनाएंगे। कैसा 2p3 का आएगा? ये 2p3 का जब हम लोग देखेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखेगा बच्चे लोग, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स। ओके बेटा, ये आ गया 2p3। डिफरेंट डिफरेंट है, ये क्या हो जाएगा बोलो बेटा? 2px, 2py। ओके, ये क्या हो जाएगा बोलो? 2pz। यहाँ पर देखा जाए तो ये 2px, 2py एंड 2pz। क्लियर है ना? आप देख रहे हो, तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हो पेयरिंग हो रही है, तो पेयरिंग की वजह से क्या हो जाएगा? रिपल्सन होने लगेगा। तो जैसे यहीं पर रिपल्सन हो जाएगा तो क्या कहेंगे हम लोग? लिखा भी गया है क्या? 2p ऑर्बिटल्स, सो द रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑक्सीजन एटम इंक्रीजेस। तो जब रिपल्सन बढ़ जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगी? वहां पर 2p इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान हो जाएगा, यानी थोड़ी सी एनर्जी अगर आप दे दोगे तो थोड़ी सी ही एनर्जी से वो तुरंत का तुरंत क्या हो जाएंगे? बाहर भाग जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो अब समझ में आ गया ना बच्चों? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो रहा है वहां पर, जिसकी वजह से थोड़ा सा भी एनर्जी हम दे रहे हैं तो तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। किसमें? ऑक्सीजन में। लेकिन नाइट्रोजन में क्या है? अलग अलग है, तो अलग अलग होने पर क्या होगा? हम एनर्जी तो देंगे उनको, ठीक है ना, एनर्जी देंगे, लेकिन एनर्जी उनको निकालने में ज़्यादा लगेगी, बिकॉज हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है। ओके बेटा, तो यहाँ पर आप देख रहे हो यही रीज़न है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन की किससे? नाइट्रोजन से कम होती है। ठीक है बच्चों, ये नीचे जो फ्लोरीन के बारे में बताया गया है, तो फ्लोरीन के बारे में बताया कि फ्लोरीन का ज़्यादा क्यों होता है, कैसे क्यों ज़्यादा होता है, देखेंगे जरा। फ्लोरीन एटम इज हैविंग 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन मोर देन दैट इन द ऑक्सीजन एटम। यानी ऑक्सीजन एटम में कितना? 2p4 होता है, इसमें कितना होता है? 2p5 होता है, राइट। एज द इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ सिमिलर सेल, वही जो बात मैंने बताई थी कि एक इलेक्ट्रॉन अगर और ऐड कर दिया जाए, द इंक्रीमेंट इन द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन एज अ प्रोटॉन इज एडेड। ओके बेटा, यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे तो इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स पर क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा? अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो एनर्जी और भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यही रीज़न है वहाँ पर कि अट्रैक्टिव फोर्स में इंक्रीमेंट की वजह से क्या हो जाता है? बताइए बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी हाई हो जाती है। वैसे भी अट्रैक्टिव फोर्स मीन्स वो नेट अट्रैक्शन होगा, नेट अट्रैक्शन मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है बच्चों, ये आप समझ लेंगे और जान लेंगे। तो ये देखिए क्या हो गया, इस क्वेश्चन नंबर 16 का एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने अच्छी तरीके से कर लिया है और आपको ये रिकैप भी हो गया हो। आइए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 जरा सभी लोग पढ़िएगा अच्छे से। How would you explain the fact that the first ionization enthalpy of sodium is lower than that of magnesium, but its second ionization enthalpy is higher than that of magnesium? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब हम लेफ्ट टू राइट चाहते हैं पीरियोडिक टेबल में थर्ड पीरियड में, तो मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम से ज़्यादा होती है। ये बात कर रहा है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की। ठीक है,
लेकिन कहा जा रहा है वहीं पर आगे कि सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम की मैग्नीशियम से ज़्यादा होती है। आप इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? ठीक है बेटा, तो पहले तो फर्स्ट का ले लेते हैं, फिर सेकंड का ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए जरा सबसे पहले फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम इज हायर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज आप जानते हो सोडियम का जब कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? नियॉन 3s1। ओके बेटा, वहीं पर जब मैग्नीशियम का चेक करते हो तो मैग्नीशियम का क्या होता है? बोलो बेटा, नियॉन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3s2। ओके बेटा, 3s2 ये हो जाएगा। अब बताओ मुझे, यहाँ पर ये फुली फिल्ड है ना, ये कैसा है? फुली फिल्ड है। ओके बेटा, बोलो यार, ठीक है ना, तो ये फुली फिल्ड हो गया। यहाँ पर कैसा हुआ? यहाँ पर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, और आपको पता है अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो थोड़ी सी भी एनर्जी देने पर क्या हो जाएगा? बोलो, जल्दी से निकल जाएगा। ठीक है ना। और दूसरी चीज़ यहीं पर है, जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड्स में, तो लेफ्ट टू राइट पीरियड्स में जाने पर क्या होता है? एटॉमिक साइज जो होता है वो डिक्रीज करता है। एटॉमिक साइज अगर घटेगा तो बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी वहाँ पर क्या होती है? घट जाती है या बढ़ जाती है? तो बढ़ जाती है आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, पहला रीजन क्या दिया है? मैग्नीशियम इज हैविंग ग्रेटर एटॉमिक साइज देन सोडियम। क्या मैग्नीशियम के पास में एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा? बोलो, तो लेफ्ट टू राइट तो घटता है, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम, ये यहाँ पर बात जो कही गई है मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा कि ये सेंटेंस किसके लिए। मैग्नीशियम इज हैविंग हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देन सोडियम, ये हाँ जी बिल्कुल ये सही है। कैसे सही है? कि जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है बच्चे? लेफ्ट टू राइट जाने पर हम लोग देखते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। लेकिन इस सेंटेंस में थोड़ी सी यहाँ पर क्या है? मैग्नीशियम इज हैविंग ग्रेटर एटॉमिक साइज देन, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है? साइज डिक्रीज होता है, साइज घटेगा तभी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो सोडियम का साइज जो होता है वो मैग्नीशियम से बड़ा होता है। ठीक है बेटा, किससे बड़ा होगा? मैग्नीशियम से बड़ा होता है। ओके, यहाँ पर अगर हम सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो देखो बेटा, इस जगह पर अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें हम लोग तो ये Na+ हो जाएगा, यानी अभी हो गया 3s0। ओके बेटा, यहाँ पर अगर देखा जाए एक इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल दें, ठीक है, तो Mg+ कितना आ गया? बोलो बेटा, ये आ गया 3s1। ओके, अब ये 3s1 आया और 3s0 आया, तो 3s0 का मतलब आया ये कहाँ पर आ चुका है? स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर चुका है। ठीक है, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर चुका है, और स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर ये गेन कर चुका है तो हम लोग क्या कहेंगे? बोलो बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के रिमूवल में एनर्जी ज़्यादा लगेगी, और इलेक्ट्रॉन्स के रिमूवल में अगर एनर्जी ज़्यादा लग रही है तो बोलो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स के रिमूवल में अगर एनर्जी कैसी लग रही है? ज़्यादा लग रही है, तो वो वहाँ पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखता है कहीं ना कहीं, इसी वजह से। ठीक है बच्चों, राइट? क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी यहाँ पर। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पर अपने जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करते हैं। ठीक है, What are the various factors due to which the ionization enthalpy of main group elements tends to decreases down a group? ठीक है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ऊपर से नीचे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी घटती है? बच्चों, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं इनकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी घटती है? तो चलिए डिस्कशन करते हैं इसका। सबसे पहला, जब आप बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की तो आप देखो टॉप टू बॉटम ऐसे ही तो बात करते हैं ना, यानी कि जब भी हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो टॉप टू बॉटम अपन किसका डिस्कशन करते हैं? ग्रुप का। ओके, ग्रुप में क्या होता है बच्चों? ग्रुप में सबसे पहले तो साइज क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है ना, साइज क्यों बढ़ता है? बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से एक और फैक्टर बढ़ने लगता है, क्या? स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? बढ़ जाता है। ये सारे फैक्टर जब बढ़ते हैं तो यहीं पर आयनाइजेशन
एनर्जी क्या होती है, घट जाती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? साइज बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, तो वहां पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होता है, बढ़ जाता है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ने से जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लास्ट के सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर क्या हो जाता है, धीमे धीमे करके कम होता जाता है। तो थोड़ी सी भी एनर्जी अगर हम प्रोवाइड कर देंगे उनको, तो थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद वो तुरंत क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है ना? तो हम यहाँ पर कहते हैं क्या, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या हो जाएगा, हमारे पास में टॉप टू बॉटम जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑर्डर के फॉर्म में पूछा भी जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, अच्छे से समझते हैं। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज इन किलो जूल पर मोल ऑफ ग्रुप 13। ग्रुप 13 कौन सा होगा, बोरॉन फैमिली। ठीक है, बोरॉन फैमिली को ही बेटा हम लोग एक नाम और देते हैं, एबनॉर्मल फैमिली, या इसी को एक्सेप्शनल फैमिली बोलते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें एक्सेप्शंस हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं। तो ये एबनॉर्मल फैमिली हो गई। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू दी गई। अब देखो बोरॉन की दी गई है 801, ठीक है ना। एल्यूमिनियम की 577, गैलियम की 579 एंड इंडियम की 558, हेलियम की 589। तो आप देख रहे हो वेरिएशन जो आ रहा है, पहले ज़्यादा है, फिर कम है, फिर बढ़ी है, ठीक है ना, और फिर कम हुई है, और फिर बढ़ रही है। ठीक है ना। तो देखो यार, यहाँ पर अगर आप समझोगे ना, तो इस आप डेविएशन को कैसे एक्सप्लेन करोगे, मैं बता दूं बेटा। यहाँ पर इसको अगर एक्सप्लेन करना है तो सबसे पहले मैं ये आपको क्वेश्चन नंबर 19 का डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके बेटा, 19 का डिस्कशन देखिए करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 का ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस आयनाइजेशन एनर्जी को समझना चाहते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी को कुछ ऐसे समझ सकते हो। देखो ये इस तरीके से कुछ इसका वेरिएशन आएगा बच्चों, ऐसे वेरिएशन आता है। यानी इस पॉइंट पर अगर रखोगे तो ये बोरॉन आया, यहाँ पर एल्यूमिनियम आया, फिर यहाँ पर गैलियम आया, इसके बाद यहाँ पर क्या आया, इंडियम आया, और ये देखो क्या आ गया, थैलियम आ गया। यानी ये डब्लू शेप में कुछ आता है। ठीक है ना। तो अगर आपको लर्न करना है तो आप इसको याद ऐसे कर सकते हो। ऑर्डर देखो, कभी बोलोगे नहीं, ये डब्लू तो बना रहेगा ना, वो वाला फिल्म वाला डायलॉग तो नहीं आया, वो बड़े डब्लू के नीचे देखना, ठीक है ना, एक बैग मिलेगा पैसे से भरा हुआ। ठीक, उसमें देखा, उसने बड़े डब्लू के नीचे जब खुदाई किया तो पैसे का बैग निकला। पता चला मूवी में सारे के सारे मिलकर डब्लू को ढूंढ रहे हैं, ये डब्लू कौन सा है। तो आप लोग भी जब पीरियोडिक टेबल में डब्लू ढूंढोगे ना, तो डब्लू तुम्हें क्या मिलेगा, किसका ऑर्डर मिलेगा, ये तुम्हें मिलता है बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी का। कहाँ पर, बोरॉन फैमिली में। ठीक है, बोलो भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। तो ये याद हो गया। लेकिन ये वेरिएशन आता क्यों है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि इस तरीके का जो ड्रास्टिक वेरिएशन आता है ये क्यों आता है। लेट मी डिस्कस। ओके बच्चों, चलिए तैयार रहते हैं, यहीं पर इसको डिस्कशन करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो आप ये ट्रेंड देखते हैं कि इस तरीके का जो ट्रेंड बना है बोरॉन फैमिली में आयनाइजेशन एनर्जी का, ऐसा क्यों हो रहा है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो अगर देखा जाए जनरली हम लोग देखते हैं टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है। टॉप टू बॉटम जाने पर हम लोग देखते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो लेस होती है, कम होती है। ठीक है ना। तो अब अगर एल्यूमिनियम एंड गैलियम में कंपेरिजन करें तो ज़्यादा होनी चाहिए किसकी, एल्यूमिनियम की, गैलियम की कम होना चाहिए। लेकिन ये ट्रेंड गड़बड़ हो जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेंड बदल जाता है। बच्चों ऐसा ट्रेंड क्यों बदलता है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जब एल्यूमिनियम को देखते हैं तो एल्यूमिनियम जस्ट एस ब्लॉक के बाद आता है बच्चों, और गैलियम को जब देखते हैं तो गैलियम क्या होता है, डी ब्लॉक के बाद आता है। तो जो गैलियम के में डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, गैलियम में जो डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रॉपर शील्डिंग नहीं कर पाते हैं, यानी कि उनकी बहुत ही पुअर शील्डिंग होती है डी इलेक्ट्रॉन्स। तो पुअर शील्डिंग की वजह से न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इफेक्टिवली नहीं बढ़ पाता है। ठीक है ना। यानी कि जो पुअर शील्डिंग हो जाती है, पुअर शील्डिंग की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉनों पर लगने लगता है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉनों पर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है।
फिर आते हैं इंडियम एंड गैलियम के बीच में। तो यहाँ पर क्या है, इंडियम में तो जनरल ट्रेंड फॉलो होता है कि गैलियम से कैसी होती है, लेस होती है। लेकिन फिर से वहाँ पर क्या होता है, थैलियम में एनर्जी जो होती है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। क्योंकि इंडियम और थैलियम में देखें तो थैलियम जो होता है वो 4f एंड 5d के बाद आता है। 4f एंड 5d के इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपर शील्डिंग नहीं कर पाते हैं, यानी कि पुअर स्क्रीनिंग वहाँ भी होती है। जब पुअर स्क्रीनिंग होगी तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाने से क्या हो जाता है, अट्रैक्शन, वहाँ पर नेट अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये ऑर्डर आपको क्लियर हो गया है, राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर अपने, और इस क्वेश्चन नंबर 20 पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आप देख रहे हो बच्चों, कौन सा पेयर ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रखता है, ठीक है ना, और उसकी भी वैल्यू कैसे, नेगेटिव, राइट। तो जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं हम लोग, हमेशा ध्यान रखना बच्चों आप लोगों को, ये टॉप टू बॉटम हो गया। तो जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो टॉप टू बॉटम आने पर हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, हम लोग ग्रुप्स की स्टडी करते हैं बच्चों। और जब हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट हम किसकी स्टडी करते हैं, हम करते हैं स्टडी पीरियड्स की। ओके बेटा, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन जब ग्रुप्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो क्या हो जाती है, बोलो, लेस हो जाती है। ओके बेटा, तो यहाँ पर बोला गया है, अगर हम लोग देखते हैं तो इस जगह पर आप देखिएगा, सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा कि ऐसा निगेटिव क्यों होता है, क्यों निगेटिव वैल्यू होती है। अगर आप लोग देखें तो एक इलेक्ट्रॉन, जब जल्दी से हम लोग ये देखते हैं कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन में अगर देखते हैं तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन में क्या होता है कि इसका 2p5 है और इसका क्या होता है, 2p4 है। ओके, तो ये तुरंत एक इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा तो ये कितना हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, राइट। क्लियर है ना। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पर वो अपनी तरफ, और वैसे भी फ्लोरीन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम लोग चेक करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, बोलो बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, राइट। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब हाई होती है तो हम लोग देखते हैं कि ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। तो अट्रैक्ट करेगा, तो ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में से अगर देखोगे तो तेजी से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को कौन अट्रैक्ट करेगा, फ्लोरीन वाला, इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। लेकिन फ्लोरीन का साइज जो होता है बच्चों वो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है ना। फ्लोरीन का साइज कैसा होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो अब फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, तो इस बहुत छोटे साइज में अगर आप देखते हो इलेक्ट्रॉन आएगा तो वहां पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फिर से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, राइट। यही कारण हो जाता है कि यहाँ पर फ्लोरीन और क्लोरीन में जब आप कंपैरिजन करते हो तो ज़्यादा किसकी हो जाती है, क्लोरीन की नेगेटिव वैल्यू हो जाती है। क्यों बेटा, क्योंकि क्लोरीन का साइज इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि लेस नेगेटिव किसकी हो जाएगी, फ्लोरीन की। किससे, बोलो बेटा, क्लोरीन से, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक साइज जो होता है वो लार्जर होता है, वो बड़ा होता है, ठीक है ना। वहीं पर ऑक्सीजन और फ्लोरीन में किसकी ज़्यादा होगी, बोलो बेटा, किसकी हो जाएगी, बताइए जल्दी से, फ्लोरीन की। क्लियर हो गया है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं और जान लेंगे। नेक्स्ट आ जाइए 21st क्वेश्चन पर। ये आपके सामने जो 21st क्वेश्चन दिया गया है, वुड यू एक्सपेक्ट द सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज पॉजिटिव, मोर नेगेटिव और लेस नेगेटिव देन द फर्स्ट, राइट। अब अगर देखा जाए तो पहली, यहाँ पर जब ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कितना होता है, 2p4 होता है लास्ट में। एक इलेक्ट्रॉन जब आ जाएगा ये तो कितना हो जाएगा, बोलो बेटा, O-, यानी अब ये क्या हो गया, 2p5 हो गया। क्लियर है ना। फिर एक इलेक्ट्रॉन और जब आ जाएगा यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, O2, 2-, यानी ये कितना हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा। तो ये हुई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट। ये हुई कैसी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर हो गया ना। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पर आप देख रहे हो, तो फर्स्ट एंड सेकेंड में से कौन बोला गया है पॉजिटिव, कौन ज़्यादा नेगेटिव या कौन कम नेगेटिव होगी,
ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं जल्दी से हम लोग बच्चों कि क्या रीज़न होता है इसके पीछे बच्चों। रीज़न एक होता है, मैं बता देता हूँ। इस पहले प्रोसेस में जब ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पर ये चेंज हो गया O- में, ये यूनि नेगेटिव आयन हुआ। तो यहाँ पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन करने में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, यानी कि हम कह सकते हैं डेल्टा H कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो पहला प्रोसेस जो होता है, इसीलिए देखा जाए तो मोस्टली जब नॉन मेटल्स में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आता है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जैसे फ्लोरीन में, क्लोरीन में एंड ऑक्सीजन में पहला इलेक्ट्रॉन जब हम लोग देखते हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन देने पर क्या होता है, वह एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, तो पहले तो एनर्जी रिलीज होगी यानी ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इस जगह पर एक इलेक्ट्रॉन हम जब देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये यूनि नेगेटिव आयन पहले से है, यूनि नेगेटिव आयन में देखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है, रिपल्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो हमको ज़बरदस्ती देना पड़ेगा, यानी कि हम यहाँ पर एनर्जी को प्रोवाइड करेंगे। तो इस प्रोसेस में क्या हो जाता है, डेल्टा H अगर देखा जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये एंडोथर्मिक हो जाएगा, तभी तो ये किसमें चेंज होगा, O2- में। तो इस जगह पर अगर देखोगे तो वैल्यू जो होगी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की कैसी हो जाएगी बच्चों, नेगेटिव हो जाएगी। और इस जगह पर देखोगे तो वैल्यू कैसी हो जाएगी, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। इस तरीके से आप देख सकते हो और समझ सकते हो। यानी एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में बच्चे, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में जब फिर से वो इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहेगा तो वहां पर हमें एनर्जी देनी पड़ती है। यही रीजन है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो होती है वो कैसी हो जाती है मेरे बेटे, वो हो जाती है, बताइए कैसी, पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 22nd क्वेश्चन पर आते हैं बच्चे लोगों, जल्दी से बात करते हैं 22nd क्वेश्चन पर। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इसी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल दें। दूसरा जो है वो कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके बच्चे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखिएगा, किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के जरिए, किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के लास्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन दिया जाए या वो इलेक्ट्रॉन गेन करे तो ये टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की कहलाती है क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इसी प्रोसेस में अगर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन देने पर, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने पर जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है वही इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिंपली क्या हो गई बच्चों, किसी आइसोलेटेड 1 मोल आइसोलेटेड गैसियस एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स का गेन करना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता है। ठीक है, यानी कि द प्रोसेस इन विच 1 मोल आइसोलेटेड गैसियस एटम accepts 1 or more than 1 electrons in its last shell or valence shell और ultimate shell, कुछ भी बोलिए आप, बात वही होगी, ultimate shell, then this is called what, electron affinity। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर हम लोग देखते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है क्या कि शेयर्ड, मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरे बगल में कोई और बंदा है, ठीक है ना, मान लो, ठीक है ना, कुछ गलत नहीं सोचना है मन में कि और कौन खड़ा हो सकता है, राइट। मान लो मैं हूँ और मेरे बगल में कोई और बंदा है, मेरे और उसके बीच में ये चीज़ कैसी है, शेयरिंग में है, मेरे और उसके बीच में क्या है, शेयरिंग में है। तो अब शेयरिंग में होने का मतलब है अगर मैं अपनी तरफ खींचूँ वो अपनी तरफ खींचे, फिर मैं अपनी तरफ खींचूँ फिर वो अपनी तरफ खींचे। अब मान लो हम दोनों में से कोई एक क्या करे, इसको अपनी तरफ खींच ले। मान लो मैंने खींच लिया अपनी तरफ, तो अपनी तरफ खींच लेने पर क्या हो गया, अपनी तरफ खींच लेने पर अगर हम देखेंगे तो ये हमारी टेंडेंसी हो गई साझे की चीज़ों को अपनी तरफ पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेना। यानी जो शेयरिंग में चीज़ें हैं उसको अपनी तरफ क्या किया, मैंने पूरी तरीके से खींच लिया है। तो यही होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप यूँ समझो कि मान लो दो दोस्तों ने सोचा कि चलो यार पार्टी करते हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ, दोनों दोस्तों ने कहा, दोनों दोस्तों में से एक दोस्त ने कहा कि मेरे पास 100 रुपये हम दोनों अपने मिला करके रख लेते हैं, ठीक है ना।
100 रुपए मैं दोनों अपने मिला के, मैं नहीं कि 100 रुपए मैं मिलाऊंगा 100 रुपए तुम मिलाओ, और ये मेरे पास जमा कर दो, ठीक है ना। और वो 100 रुपए 200 रुपए जब हो गए तो वो बंदा लेकर के गायब हो गया। अब अगर वो लेकर के गायब हो गया तो सभी लोग क्या बोलेंगे, अरे यार बड़ा निगेटिव आदमी है यार, बताओ पैसे लेके भाग गया, ठीक है ना, बड़ा यार फालतू का इंसान है यार, ये तो चला गया पैसे लेकर के मेरे, ठीक है ना, बोला था पार्टी करेंगे और यहाँ पर गायब हो गया, अकेले अकेले पार्टी कर रहा। तो निगेटिविटी सिंपली यही प्रॉपर्टी होती है कि जो दो एटम्स के बीच में शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो एटम्स के बीच के जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको कोई एक एटम अगर अपनी तरफ एक्सेप्ट कर ले, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, यही टेंडेंसी, यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है बच्चों, ये कहलाती है, बोलो यार क्या, जल्दी से बताओ, ये कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। तो ये बेसिक सा डिफरेंस हो गया, शेयरिंग इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचना मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड अगर वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें तो ये टेंडेंसी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आइए बच्चों जल्दी से आगे आते हैं अपने एक क्वेश्चंस पर, ठीक है, 23rd क्वेश्चन पर आते हैं। How would you react the statement that electronegativity of nitrogen on Pauling scale is 3 in all the nitrogen compounds? ध्यान से समझना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि ये तो सबको पता है कि नाइट्रोजन की और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है, वैल्यू 3 होती है, ठीक है ना। अगर हम देखते हैं तो इनमें से अगर देखा जाए तो कहा गया है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, क्या होती है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप देखोगे तो 3 होती है बच्चों, ठीक है ना, कितनी होती है, 3 होती है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ध्यान से सुनना, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, लेकिन कहा गया क्या ये सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में है, क्या ये सारे नाइट्रोजन कंपाउंड्स में है। तो ये जो है ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो मैं बता दूं बच्चों ये गलत है, यानी हर नाइट्रोजन कंपाउंड में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 नहीं हो सकती है, क्लियर है ना। चलिए देखते हैं लिखा गया क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ वेरिएबल प्रॉपर्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेंटेंस आपको देखना है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि शेयरिंग के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की अभी बात हुई थी। कैसी प्रॉपर्टी होती है, वेरिएबल प्रॉपर्टी होती है किसी एक एलिमेंट की, ठीक है बच्चे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखा जाए तो अलग अलग होती है अलग अलग कंपाउंड्स में। हेंस द गिवन स्टेटमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन ऑन पॉलिंग स्केल मेजर्स 3 फॉर ऑल नाइट्रोजन कंपाउंड्स इज इनकरेक्ट, यानी ये कैसा है, ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन अगर देखा जाए तो हमारे पास 2 कंपाउंड दिए गए, कौन कौन सा, NO2 एंड NH3, इनमें आप काउंट करोगे तो ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम डिफरेंस काउंट करते हैं, ठीक है बच्चे। आगे बढ़े, आइए अपने क्वेश्चन नंबर 24th में, क्लियर है ना, राइट। क्वेश्चन नंबर 24th क्वेश्चन क्या कहा गया है, describe the theory associated with the radius of an atom, right, atom as it gains an electron, और दूसरा कहा गया as it loses an electron, ठीक है ना, क्लियर है ना, losses स्पेलिंग क्लियर कर लीजिएगा, राइट। यहाँ पर गेन्स, अगर कोई ये एटम है न्यूट्रल, क्लियर है ना, न्यूट्रल गैस एटम है और यहाँ पर इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, तो चेंज हो जाएगा किसमें बेटू, A- में, राइट। अब इनके साइज की अगर बात करेंगे तो A एंड A- की बात करिएगा, A एंड A- की बात करते हैं तो A एंड A- में किसका साइज ज्यादा हो जाएगा, ये वाला न्यूट्रल हुआ और ये वाला कैसा हुआ बोलो, गैस हुआ, यानी ये न्यूट्रल गैस है और ये यूनिनेगेटिव, तो किसका ज्यादा बड़ा हो जाता है साइज, बोलो बेटा नेगेटिव वाले का। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब A- आता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, शेडिंग वहाँ पर बढ़ जाती है या स्क्रीनिंग बढ़ जाती है, जिसकी वजह से साइज बढ़ जाता है। अगर यही इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे A, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करके किसमें चेंज हो जाए A+, तो इन दोनों में देखेंगे तो A का साइज जो होगा, राइट, वो किससे ज़्यादा हो जाएगा, बोलो बेटा A पॉजिटिव से, क्लियर। क्यों, क्योंकि जैसे ये A पॉजिटिव आएगा तो आप देखिए ये न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव है, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाले में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो न्यूट्रल वाले का ज़्यादा हो जाता है।
क्लियर है बच्चे? 25th क्वेश्चन मिसिंग है। ओ चलो कोई नहीं, हम लोग 26 पर आ जाते हैं, ठीक है ना? क्या आगे भी ऐसा मिसिंग है? नहीं, आगे तो ठीक है, 25 वाला गायब हो गया। चलो कोई नहीं, ठीक है, 25th वाला मैं करा दूंगा आप लोगों को। 26 की बात करें तो 26 में क्या कहा गया है? व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो मैं आपको ये जल्दी से डिस्कस कर देता हूँ। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की जो बात कही गई बेटा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में चलो देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले अगर देखो बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स। जितने भी मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं बताइए? सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है बेटा, जितने भी मेटल्स होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं, राइट। और कुछ लिक्विड होते हैं, जैसे लिक्विड मेटल्स में कौन कौन सा आ गया? हमारा मरकरी आ जाता है, सीजियम आ जाता है, तो ये लिक्विड्स में आ जाते हैं। ठीक है, वहीं पर नॉन मेटल्स की जब बात करते हैं तो नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? गैस स्टेट में होते हैं, गैस फॉर्म में होते हैं, है ना बेटे? तो जब वो गैस फॉर्म में होते हैं तो गैस फॉर्म में कौन से? जैसे फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सारा का सारा गैस फॉर्म में होगा, ठीक है ना? दूसरा पॉइंट अगर देखें तो मेटल्स आसानी से इलेक्ट्रॉनों को एक्सपेल कर सकते हैं। एक्सपेल मीन्स निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की प्रॉपर्टी होती है। जबकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉनों को लॉस करने की प्रॉपर्टीज नहीं होती, उनके अंदर इलेक्ट्रॉनों को गेन करने की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना? अगर देखा जाए तो मेटल्स क्या बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। मेटल्स क्या बनाएंगे? आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। वहीं पर नॉन मेटल्स क्या बनाते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाएंगे बच्चों? कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। नेक्स्ट पार्ट अगर कहें तो मेटल्स के अंदर मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है। सुनिएगा, ये प्रॉपर्टीज क्या होती है? मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं अगर, तो मेलेबिलिटी का मतलब होता है हम किसी भी मेटेलिक शीट, अगर मेटल है हमारे पास, उसको हम हैमर कर दें तो वो एक शीट फॉर्म में आ जाता है, ठीक है ना? अगर देखा जाए तो वहीं पर डक्टिलिटी मीन्स हम लोग क्या करते हैं? मेलेबल एंड डक्टाइल, ये दोनों प्रॉपर्टी होती है। एक में हम पीट करके शीट बनाते हैं, पीट करके हम क्या बनाते हैं? शीट के, यानी कि एक मेटेलिक शीट में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आप देखोगे ना तो मेटेलिक शीट में अगर मैं बताऊं तो आप देख सकते हो, जैसे इस तरीके का हम लोग इससे लिखते हैं ना, तो ये देखो एक शीट के फॉर्म में इस तरीके का शीट बना सकते हैं आप। लोहे की चादर देखते हो जैसे, ठीक है ना? हम उन्हें स्ट्रेच करके वायर के फॉर्म में कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी आते हैं? मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी आते हैं। बच्चों मेटल्स की ये प्रॉपर्टी अगर हम नॉन मेटल में देखना चाहें तो हम नहीं देख सकते हैं, यानी कि कभी भी देखा जाए तो नॉन मेटल्स में ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं आती, ठीक है बेटा? उसके बाद में अगर बात करते हैं तो सोनोरस होते हैं, यानी कि साउंड ट्रेवलिंग जो होती है वो मेटल्स में होती है, लेकिन नॉन मेटल्स में इस तरीके की साउंड की ट्रेवलिंग जो होती है वो नहीं होती है, ठीक है बेटा? उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मेटेलिक लस्टर, यानी एक इनमें विशिष्ट यानी स्पेसिफिक चमक होती है, ये शाइन करते हैं, जैसे गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो। लेकिन नॉन मेटल्स में अगर देखा जाए तो इस तरीके की शाइनी प्रॉपर्टी या लस्टर प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन इनमें एक एक्सेप्शन होता है, कौन सा? आयोडीन होकर, ठीक है बच्चों? वहीं पर अगर देखा जाए तो मेटल्स की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो लो होती है, जबकि नॉन मेटल्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होती है? हाई होती है, ठीक है ना? मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है, जबकि नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है? हाई होती है, ठीक है ना? अगर वहीं पर हम लोग आगे की बात करें तो मेटल्स की रिड्यूसिंग पावर, ध्यान से सुनना बच्चों, मेटल्स की रिड्यूसिंग पावर जो होती है वो कैसी होती है? हाई होती है, क्योंकि वो अपने आप को इजीली चेंज कर सकते हैं, किसमें? पॉजिटिव आयन में। जबकि नॉन मेटल्स की अगर हम देखते हैं तो नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टी होती है यानी रिड्यूसिंग पावर होती है वो लो होती है। क्लियर हो गया ना बच्चों? तो ये हम लोग अपने सेकंड पार्ट में इतने क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग।